तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और देश की आन बान और शान तिरंगा का मान आप जरूर बढ़ाए होंगे। आज़ादी के पर्व को बेहतरीन तरीके से मनाए होंगे। ऐसी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज का पर्व आज़ादी का पर्व है। सोचिए कि इतने सालों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी आज के दिन। तो आप सोचिए कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि जो आज़ाद भारत में पैदा हुए। कितने लोगों का बलिदान हुआ, कितने लोग जो हैं क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ये आज़ादी दिलाए थे। उन सभी को नमन करने का आज दिन है, क्योंकि उनकी बदौलत, उनके बलिदान और शहादत की बदौलत आज हम लोग एक आज़ाद भारत में बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हैं और सफलता को हासिल करने के लिए अपने कार्य कर रहे हैं और खुशियों भरा जीवन जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, ज़रा तनिक भर सोचिए, कोई 10 मिनट की गुलामी हो जाती है हमारे साथ तो कैसा फील होता है। और जब 150 सालों की जो गुलामी जो हुई है तो उसमें कैसा लगता होगा। सोच के भी मतलब मन कांप जाता है और ये सोच पाना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अभी अगर हमें कह दिया जाए कि आप एक दिन के लिए गुलामी कर लो तो कैसा लगेगा, सोचिए। तो ये जो शब्द है गुलामी, ये वाकई में बहुत ही भयावह शब्द है, जिससे छुटकारा पाना हर एक कोई चाहता है। तो आज़ादी के मायने जो हैं आपके जीवन में कितने महत्व रखते हैं आप सोच सकते हैं। आज़ादी के मायने अलग अलग होते हैं। आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हम जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, क्या उसको करने के लिए आज़ाद हैं? क्या हमारी मन की स्वतंत्रता है, हम कुछ कर पाते हैं, या हमारे पास ऐसा कला कौशल्य है जिसको हम करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं? तो वो भी स्वतंत्रता के मायने हैं। अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वो कला कौशल्य हमारे अंदर हासिल हो जाए कि हम देने लग जाएं, क्योंकि देखिए समाज में सब चीज़ देने के लिए बनी है। एक पेड़ भी देता है, प्रकृति देती है, सब कुछ देते हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम किसी को दे सकें। तो मैं समझता हूँ आज का दिन जो है, हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, उनको एक अच्छे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। ऐसी हमारी सामर्थ्यता होनी चाहिए, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए, ऐसे हमारे कार्यकलाप होने चाहिए कि हम अपने परिवार एवं अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए विकास के पथ में उनको ले चलें और हमारा योगदान उसमें हो, तो ये बेहतरी होगा। जी हाँ, मेरा ये संदेश है आज़ादी के इस पर्व पर। और आज के इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस डाउट क्लियरिंग सेशन में चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चर्चा करते हैं सवाल नंबर 1 की चर्चा करते हैं। आज सवाल नंबर 1 जो भेजा है एक साथी ने, सवाल नंबर 1 देखिए, पूछा है कि एक लोन अकाउंट है जिसका आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को 31 मार्च को एक लोन अकाउंट का आउटस्टैंडिंग है और ये एनपीए अकाउंट है। एनपीए अकाउंट का जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो दिया है वो है 4 लाख। ठीक है साहब, 4 लाख है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 4 लाख है। और ये जो अकाउंट है ये एनपीए है मोर देन 3 इयर्स। एनपीए मोर देन 3 इयर्स, मतलब ये 3 इयर्स का है। तो ये डाउटफुल एसेट 3 में है, 3 कैटेगरी में, डाउटफुल एसेट 3 कैटेगरी में। अब इसमें एक चीज़ दिया गया है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इसमें अवेलेबल है 1.5 लैक्स। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इसमें अवेलेबल है 1.5 लैक्स। ठीक है साहब, 1.5 लैक्स वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है। अब कहते हैं इसमें एक ECGC कवर जो गारंटी कवर है, ECGC एक गारंटी कवर भी अवेलेबल है, वो है 50% का गारंटी कवर अवेलेबल है। अब यहाँ पर निकालने के लिए बोला है प्रोविज़न क्या होगा। देखिए ये अच्छा सवाल पूछा है, तो ऐसे डाउट जो है क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो साथी बोलते हैं अब रहने दो यार, इसको कुछ भी लगा दो, सी लगा दो, सी सही रहता है, सी टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसे सवाल को अगर जब आप समझ लेते हैं ना, तो आपको सेकंड नहीं लगेंगे ऐसे सवाल को हल करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, जब भी हम डाउटफुल में चले जाते हैं या सब स्टैंडर्ड में चले जाते हैं तो 2 पार्ट होता है। एक हमको पता चल जाए कि सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, सिक्योर्ड पोर्शन, और एक पता चल जाए कि अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। अगर ये पता चल गया तो हमको प्रोविजन निकालना बहुत आसान है। फिर डाउटफुल 1, 2, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेंगे और हमको फिर वो प्रोविजन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें पता करनी है अपने को। अब देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 4 लाख और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख है। तो सिक्योर्ड पोर्शन हो गया यहाँ पर सिक्योर्ड पोर्शन हो गया 1.50 लैक्स। ये हो गया सिक्योर्ड पोर्शन। ठीक है, 1.50। देखिए 1.5 लाख रुपए सिक्योर्ड पोर्शन है, तो अब बच गया 2.5 लाख। 4 में से अब बच गया
रेस्ट जो है, रेस्ट बच गया 4 माइनस 1.50 इज इक्वल टू 2.50, ये बच गया रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट 2 लैक्स जो है ये बच गया। अब यहाँ पर देखिए सिक्योर्ड पोर्शन पे सिक्योरिटी है तो वहाँ पर गारंटी नहीं मिलेगी, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे गारंटी 50% की। तो ईसीजीसी जो मिलेगा इस पर मिलेगा, ईसीजीसी जो है इस पर मिलेगा 50%। तो ये इस पर 50% मिलेगा ईसीजीसी कवर, तो कितना हो गया, ये हो गया 1.25 लाख हो गया ये ईसीजीसी कवर। तो इस 2.5 लाख में से 1.25 लाख ईसीजीसी कवर हो गया। और आपने देखा होगा जहां भी गवर्नमेंट की गारंटी होती है वहां पर एनपीए प्रोविजनिंग नाम नहीं लगता है, मतलब वहां पर एनपीए प्रोविजनिंग नहीं होती है गवर्नमेंट की गारंटी में, जब तक वो गारंटी विड्रॉ ना कर ले। तो यहाँ पर गारंटी है 1.25, तो यहाँ पर ये माइनस बचेगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1.25 लैक्स बचेगा अनसिक्योर्ड पोर्शन। ये बात क्लियर है। अब जब डाउटफुल 3 कैटेगरी में होता है तो डाउटफुल 3 कैटेगरी में कितना प्रोविजन होता है, 100% प्रोविजन होता है सिक्योर्ड पोर्शन का और 100% प्रोविजन होगा अनसिक्योर्ड पोर्शन का। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 2.75, तो इसका प्रोविजन होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.75 लैक्स इसका प्रोविजन होगा। हो गया ना समझ में बात, क्लियर है। देखिए इसको समझा देते हैं ठीक से। एक एनपीए अकाउंट है जिसका 31 मार्च 2020 को उसका बैलेंस है 4 लाख रुपए और ये डाउटफुल 3 कैटेगरी में, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो गया इसको एनपीए, और इसका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख दिया है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी होगा। ईसीजीसी क्लेम 50%, सॉरी ईसीजीसी कवर जो है, गारंटी कवर जो है 50% है, प्रोविजन निकालने के लिए बोला है। अब इसमें जब भी ऐसे डाउटफुल कैटेगरी में आता है या किसी में भी तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन निकालना है। तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, 1.5 रख दिया, 1.5 लैक्स। अब बचा कितना, 1.5 में यहाँ पर 2.50 बच गया, तो 2.50 का 50% ईसीजीसी क्लेम है और 2.50 का ईसीजीसी जो गारंटी है वो 50% है। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हुआ, 1.25, तो 1.25 यहाँ अनसिक्योर्ड हो गया, 1.50 जो है सिक्योर्ड हो गया। अब इसमें प्रोविजन कितना करते हैं, 100%, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड। तो इसका आंसर कितना होगा, 250, इसका आंसर होगा 2.75 लैक्स, इसका आंसर होगा 2.75 लाख। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। चलिए अब लेते हैं डाउट नंबर 2 और इस पर चर्चा करते हैं। डाउट नंबर 2 क्या है। डाउट नंबर 2 में एक साथी ने सवाल भेजा है, हमारे सम्मानित साथी ने सवाल भेजा है कि एक लोन अकाउंट है, एनपीए लोन अकाउंट है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ, प्रोविजन से जुड़ा हुआ सवाल है। इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इस एनपीए अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब ये दिया आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनका 30 करोड़, ये है रुपीस 30 करोड़, इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 30 करोड़। अब इसमें दिया गया है कि ये जो एनपीए है ये डाउटफुल 1 कैटेगरी में है, डाउटफुल 1 कैटेगरी में है, डाउटफुल 1 कैटेगरी में, मतलब अभी 1 साल के एनपीए में है, डाउटफुल 1 कैटेगरी में है। अब जो इसका दिया गया वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इसमें वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दिया गया है 10 करोड़, इसमें दिया वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है जो है वो 10 करोड़ है। और इसमें भी गारंटी कवर है, ईसीजीसी गारंटी कवर है वो 50% है, गारंटी कवर 50% है। तो इसका प्रोविजन नहीं, इसमें कितना प्रोविजन होगा ये निकालना है अपने को, ये प्रोविजन, ठीक है, ये प्रोविजन निकालना है। तो सिंपल प्रोसेस है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं मैंने क्या बोला था, सबसे पहले निकाल लेना कि सिक्योर्ड पोर्शन कितना है और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। अगर ये 2 चीज़ें पता चल गई तो हमारा प्रोविजन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, बड़ा ही सरल तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिक्योर्ड पोर्शन, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10 करोड़ है, तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया, ये तो सिंपल बात है 10 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ में, अब 30 करोड़ का बैलेंस है तो यहाँ पर 10 करोड़ माइनस हो जाएगा तो कितना बचा, 20 करोड़। तो यहाँ पर टोटल बैलेंस जो है, आउटस्टैंडिंग जो है वो 30 करोड़ है और इसमें से माइनस 10 करोड़ कर देंगे तो बचा कितना, 20 करोड़। अब इस 20 करोड़ जो है, इस 20 करोड़ का 50% जो ईसीजीसी कवरेज में है, 50% जो है ईसीजीसी कवरेज में है, तो रेस्ट कितना बचा, 10 करोड़। अब ये जो 10 करोड़ है, ये 10 करोड़ जो है अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड पोर्शन यहाँ लिख देंगे 10 करोड़,
ठीक है, 10 करोड़ सिक्योर पोर्शन हो गया और 10 करोड़ जो है अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया। और ये ईसीजीसी और गवर्नमेंट की जो गारंटी कवरेज रहता है उसमें एनपीए नॉर्म्स, प्रोविजनिंग नॉर्म्स नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी कैटेगरी में है, ये डाउटफुल 1 कैटेगरी में है। डाउटफुल 1 कैटेगरी में क्या होता है, 25% इसका प्रोविजन होता है और यहाँ पर 100% प्रोविजन होता है। ठीक है, तो इसका 25% कितना होगा, इसका 25% होगा 2.5 करोड़ और उसका होगा 10 करोड़। तो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 2.5 करोड़ और यहाँ 10 करोड़, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 12.50 करोड़। तो इसका जो प्रोविजन हो गया वो हो गया 12.50 करोड़, इसका प्रोविजन हो गया 12.50 करोड़। तो आपको ये पता चल जाए अगर कि इसका सिक्योर्ड पोर्शन कितना है और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है तो प्रोविजन आसानी से निकाल लेंगे। सीधी बात है, एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 30 करोड़ का, डाउटफुल 1 कैटेगरी में था, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10 करोड़, तो 10 करोड़ सिक्योर्ड हो गया। बचा 20 करोड़, 20 करोड़ में 50% ईसीजीसी में है तो बचा 10 करोड़, तो 10 करोड़ अनसिक्योर्ड हो गया। अब 10 करोड़ अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100% प्रोविजन, तो 10 करोड़ का 10 करोड़ ले लिए और सिक्योर्ड पोर्शन का 25 तो 2.5 करोड़ ले लिए, तो टोटल जो प्रोविजन हो गया 12.5 करोड़। तो ये 12.5 करोड़ जो है इसमें प्रोविजन है। आशा करता हूं कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। कहीं अगर इसका उत्तर 11-25 दिया है या कुछ गलत दिया है तो उसको मिटा दीजिए, सही उत्तर होगा ये। कॉन्सेप्ट ये है, ये सही उत्तर है, इसी को टिक लगाइएगा। अगर किसी उस आंसर शीट में 11-25, 7.5 कुछ दिया होगा तो उसको हटा दीजिएगा, सही उत्तर होगा ये। चलिए बढ़ते हैं आज के डाउट नंबर 3 पर। नंबर 3 पर चर्चा करते हैं तीसरे सवाल पर। इसमें पूछा गया है कि इन केस ऑफ कॉन्सोर्टियम अकाउंट, एक कॉन्सोर्टियम अकाउंट है और कॉन्सोर्टियम अकाउंट है। कॉन्सोर्टियम अकाउंट का मतलब क्या हुआ, अगर किसी फर्म को या कंपनी को एक से ज़्यादा बैंक मिल के लोन देते हैं तो उसको कॉन्सोर्टियम फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है साहब, कॉन्सोर्टियम अकाउंट मतलब एक अकाउंट को लोन दिया है बहुत सारे बैंकों ने मिल के, तो उसको कॉन्सोर्टियम अकाउंट बोलते हैं। और अगर ये खाता एनपीए हुआ, ये खाता एनपीए हुआ तो इसमें कोई भी एक्शन, मान लीजिए सरफेसी एक्शन चलाना है, सरफेसी एक्शन चलाना है, तो इस कंसोर्टियम अकाउंट में अगर सरफेसी एक्शन चलाना है तो यहाँ पर उनकी जो बैठक होती है, जो लैंडर्स की बैठक होती है, उनमें सहमति बननी चाहिए। अगर 60% आप लेंडर बाय वैल्यू, लेंडर बाय वैल्यू इनकी सहमति होनी चाहिए, तभी सरफेसी चला सकते हैं, नहीं तो सरफेसी नहीं चला सकते हैं। क्योंकि कंसोर्टियम फाइनेंस में क्या होता है, मान लीजिए 4 बैंक में मिलकर खाता है और पंजाब नेशनल बैंक में वो एनपीए है, तो जरूरी नहीं है कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एनपीए हो, वहाँ पीए हो सकता है। इसीलिए ये सहमति की जरूरत होती है 60% के लिए कंसोर्टियम अकाउंट में। तो ये ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसको याद कर लीजिए। 60% लेंडर बाय द वैल्यू एग्री होंगे तो सरफेसी एक्शन चलेगा कंसोर्टियम फाइनेंस में। चलिए बढ़ते हैं आज के डाउट नंबर 4 पर। तो डाउट नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। डाउट नंबर 4 जो है वो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट के अकाउंट के बारे में। और एक है डाउट जो है स्मॉल अकाउंट्स के बारे में, स्मॉल अकाउंट्स के बारे में। देखिए पहले समझने वाली बात आपको ये है कि बीएसबीडीए अकाउंट क्या होता है। बीएसबीडीए अकाउंट एक बेसिक नेचर का सेविंग अकाउंट है जो किसी इंसान के बैंकिंग सुविधाओं की पूर्ति करता हो और इसमें चार्जेस नहीं लगते हैं और मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की परिभाषा है कि मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, जिसमें कोई मिनिमम राशि रखने की जरूरत नहीं है, न्यूनतम बैलेंस, एवरेज बैलेंस, कोई चार्जेस न लगे, लेकिन बैंकिंग सुविधाएं सभी मिल जाए, चेकबुक मिल जाए, ट्रांसफर की सुविधा मिल जाए, पैसे जमा करने की सुविधा मिल जाए, उसको बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए केवाईसी चाहिए होता है, यहाँ पर केवाईसी कंप्लायंस चाहिए होता है, केवाईसी अनुपालन चाहिए होता है। केवाईसी कंप्लायंस अगर यहाँ पर नहीं है तो उसको स्मॉल अकाउंट, अगर केवाईसी नो केवाईसी है, नो केवाईसी है तो ये चला जाएगा, और अगर केवाईसी है तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अभी जो डाउट यहाँ पर हो रहा है, एक्चुअल में स्मॉल अकाउंट भी ये सिमिलर टू बेसिक बैंक डिपॉजिट अकाउंट जैसा है, लेकिन इसमें अगर किसी के पास केवाईसी नहीं है, सपोज वो बोला सर मेरे पास ना आधार कार्ड है, नहीं पैन कार्ड है, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं है, प्रूफ ऑफ आईडी भी नहीं है, और उनको खाते खोलने हैं, बैंकिंग सर्विसेज के जो फायदे लेने हैं, उनकी सुविधाओं का उपभोग करना है, तो उनको बोलते हैं स्मॉल अकाउंट खोलो, जिसको नो फ्रिल अकाउंट भी बोलते हैं। स्मॉल अकाउंट खोले, नो केवाईसी। लेकिन इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है और इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, इनके लिए नो रिस्ट्रिक्शन।
इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनके लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन है कि ये एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट इसमें जो होगा एक फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा हो सकता है। एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है। फिर बैलेंस किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बैलेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर इसमें 10,000 से विड्रॉल महीने का ज़्यादा नहीं कर सकता है, विड्रॉल जो है 10,000 से ज़्यादा महीने में नहीं कर सकता है। 4 विड्रॉल अलाउड हैं। फिर फॉरेन क्रेडिट जमा नहीं हो सकते। तो ये स्मॉल अकाउंट है जिसमें केवाईसी नहीं है, और ये खातों में 12 महीना के अंदर उसको केवाईसी जमा करना होता है, केवाईसी सबमिट करना होता है 12 महीने के अंदर। तो ये बेसिक अंतर है। जो यहाँ पर डाउट पैदा हुआ है उस सवाल में, एक्चुअल में वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में डायरेक्ट पूछ दिया। एक्चुअल में उसमें होना चाहिए था कि स्मॉल अकाउंट होना चाहिए था। अगर स्मॉल अकाउंट होता तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई एक साल में 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता, 50,000 से ज़्यादा बैलेंस रख नहीं सकते, विड्रॉल 10,000 महीने का निकाल सकते हो, 4 बार निकाल सकते हो, है ना, और जो है वो फॉरेन जो क्रेडिट है वो जमा नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है इसमें केवाईसी कंप्लायंस हो जाता है पूरा। तो ये अगर मान लीजिए 12 महीना बाद ये जो अकाउंट है 12 महीना बाद ये केवाईसी दे देता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में। तो ये आपको आशा करता हूँ कि आपको ये सरल तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें केवाईसी होता है, इसमें केवाईसी नहीं होता है। अगर सवाल ऐसे पूछे गए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें क्लियर तरीके से आपको सही जवाब देना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आज के डाउट नंबर 5 पे। और डाउट नंबर 5 भेजा है किसी साथी ने। इन्होंने दिया है कि एक फर्म का है जो DSCR निकालना है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकालना है, जो उसके टर्म लोन के इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को कैसे पटा पाएगा उसकी दक्षता जानने के लिए DSCR। इसमें दिया गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। कितना दिया है, 80 रुपीज़ दिया है, 80 दिया है। फिर टैक्स अमाउंट दिया है, टैक्स दिया है 20। तो या तो ये ऐसे दे देता कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 दे देता और टैक्स 20 दे देता, तो ये निकाल लेते, लेकिन यहाँ दोनों दे दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ये दिया है 40। फिर डेप्रिसिएशन दिया है, ये दिया है 30 डेप्रिसिएशन। और दिया हुआ इसमें इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन दिया हुआ है, ये दिया है 60। अब देखिए सारा चीज़ तो दे दिया है, अब निकालना है DSCR। तो DSCR जो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, इसके फॉर्मूले को याद रखना। कल मैंने बताया था, कल के डाउट में भी इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए DSCR का। तो DSCR का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। अगर ये डिवाइड कर लेंगे तो आपका फिर आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 80 और डेप्रिसिएशन दिया है 30 और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिया हुआ है 40, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट जो दिया है वो 60 और प्लस टर्म लोन दिया है 40। तो ये हो जाएगा 150 ऊपर हो गया और यहाँ पर आ गया 100। तो ये रेशियो हो गया 1.5:1। तो ये निकल गया DSCR। बताइए, एक से ज़्यादा है मतलब वो उनके टर्म लोन के इंटरेस्ट और जो इंस्टॉलमेंट है उसको पटाने योग्य होगा, मतलब फर्म की दक्षता जो है ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जो DSCR पूछा गया था वो होगा 1.5:1 और ये इसका उत्तर है आपका 1.5:1, ये DSCR है। तो ऐसे सवाल मैंने और भी पिछले वीडियो में बताए थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं आप अगले डाउट पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम डाउट्स पर चर्चा करेंगे। तो डाउट नंबर 6 जिस पर चर्चा करेंगे, साथी ने सवाल भेजा कि एक हाउसिंग लोन है, उसका आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है, हाउसिंग लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो है 10 लाख रुपए इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है।
और उसमें दिया गया है, लेकिन उस समय जब वैल्यू लेते हैं, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर इसका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पर, तो इसका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है इसका 20 लाख। मतलब अभी लोन का आउटस्टैंडिंग है 10 लाख और इसका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है 20 लाख। तो इन्होंने बोला है कि आप बताइए इसका लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा, जबकि जिस समय वो लोन लिए थे, वैल्यू ऑन लोन, जिस समय वैल्यू ऑन सैंक्शन टाइम, जिस समय सैंक्शन लिए थे उसका वैल्यू था, सैंक्शन टाइम वो है 15 लाख था। कितना था? 15 लाख। और अभी उसका वैल्यू कितना हो गया है? अभी 20 लाख हो गया, क्योंकि कुछ दिन हो गया। तो ये समझ लो 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है और 20 लाख। तो इसका एलटीवी रेशियो निकालने के लिए बोला है। एलटीवी रेशियो कितना होगा? एलटीवी रेशियो, तो एलटीवी रेशियो क्या होता है? लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब जो वैल्यू है, एलटीवी रेशियो क्या होता है? लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन है और ये वैल्यू है, ये इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलटीवी रेशियो निकल जाएगा। अब जिस प्रॉपर्टी पे हमने लोन दिया है, उस प्रॉपर्टी में उसका वैल्यू कितना है, उस एसेट का वैल्यू कितना है, वो होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। और इसी के आधार पर फिर रिस्क वेट होता है, और इसी के उसको मार्जिन भी कहा जाता है। इतना मार्जिन हमारे पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, इतना है। तो यहाँ पर देखिए लोन कितना है? 10 लाख है और वैल्यू कितना है? 20 लाख है, इंटू क्या है? 100। तो यहाँ पर क्या होगा? 50%। तो इसका आंसर आ गया कितना? लोन टू वैल्यू रेशियो 50। क्या किया हमने? लोन डिवाइडेड वैल्यू इंटू 100 कर दिया। तो लोन है 10 लाख, वैल्यू कितना? 20 लाख। तो इसका एलटीवी रेशियो कितना आ गया? 50%। इसका एलटीवी रेशियो आ गया 50%। तो ये हो गया सही उत्तर, है ना? आसान बात। एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब जो लोन दिए हैं और जो उस एसेट की वैल्यू है उसका रेशियो कितना है, तो उसका रेशियो है 50%। हाउसिंग लोन के बारे में यही पूछा जाता है, क्योंकि इनमें जब लोन टू वैल्यू रेशियो के आधार पर उनका फिर रिस्क वेट कैलकुलेट किया जाता है। तो जो रिस्क वेट वाली जो वीडियो ला रहा हूँ उसमें आपको सब अच्छे तरीके से क्लियर समझ आएगा लोन टू वैल्यू रेशियो। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस में, मैंने कुछ डाउट लिया था। जी हाँ दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे डाउट्स भी भेज रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कर रहे होंगे तभी तो डाउट आ रहा होगा। तो बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे, और आपके जो शंका समाधान करने के लिए भी मुझे काफ़ी खुशी लगती है कि जिससे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए, और आप सफलता की जो उस समय आएगा जिस समय निर्णय लेने के लिए, मल्टीपल क्वेश्चन जो है करने के लिए, तो उस समय आप सही दक्षता के साथ और सही समय पर निर्णय ले पाओगे। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।